खास कार्यक्रम है जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे सोमवार, बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, एमपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज हम चाय पे चर्चा पे एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। ये हैं कमल प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल जी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, हर बार हम ऐसे चेहरे को आपके सामने लेकर आते हैं जिनसे हमारे ऐसे युवा जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपने निशान के लिए, अपने सफलता के परचम को लहराने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। तो आज हमारे बीच हैं कमल प्रताप सिंह जी। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप बताइए कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था और जन्म स्थान कहाँ था आपका? मेरा जन्म यहीं शहडोल में हुआ है। जी जी। और हमारा एक जॉइंट फैमिली था जी। फादर हमारे 6 भाई थे और मैं अपने माँ बाप का एक लौता लड़का हूँ। 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। जी। और वो दोनों भी सेटल्ड हैं। और मैं आपके सामने बैठे। पिताश्री क्या करते थे आपके? पिताजी हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे और खेती किसानी थी। ज़्यादातर किसानी, मतलब इस तरह से? हाँ, मतलब नहीं, कॉन्ट्रैक्टर भी थे, रेलवे का काम करते थे। एजुकेशन भी आपकी यहीं हुई? सब यहीं हुई है। कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, शहडोल के गुड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल से। और फिर यहीं शहडोल में पंडित समनाथ शुक्ल जी में पढ़ा हूँ जी। और यहीं IGM से कंप्यूटर किया हूँ, शहडोल में ही सब। तो जब आप खासकर कॉलेज से हम बात कर रहे हैं, जब आप छात्र राजनीति में रहे हैं, राजनीति के कुछ उसमें पहलू में रहे हैं, तो वहाँ पर आपका क्या रहा छात्रों में के समय? राजनीति का कुछ था क्या? कोई अध्यक्ष का पद रहा हो? ये रहा कि अब कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे और कॉलेज में हमेशा से हमारा शुरू से आदत रहा कि छात्रों के हित की बात करना। जी जी। और उसी जज्बे को लेकर और यही जो हमारा काम करने का तरीका था, तो हो गया कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव आया, तो हम लोग अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। और इस शहर के जितने भी मेरे साथ के युवा थे, सब लोगों ने अच्छे बम्पर वोट से जिताया। और कम से कम मेरे को लगता है 90% वोट मैं पाया था। तो इतिहास बना दिया। 148 CR में से मेरे 137 CR मेरे साथ थे। मैं इतना वोट पाके जीता था। बहुत बहुत बढ़िया। तो जब आपको भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया, उससे पहले भी आप कुछ पदों में रहे हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले मैं हमारा मातृ संगठन है, उसके RSS में हम कार्य करते करते यहाँ तक पहुँचे। मैं बजरंग दल का नगर संयोजक भी रहा हूँ, जिला सह संयोजक भी रहा हूँ। फिर उसके बाद इसी शहडोल में युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद हमारा एक वो है धर्म जागरण करके, जी, उसका मैं विभाग संयोजक भी रहा हूँ। और फिर उसके बाद भाजपा का जिला उपाध्यक्ष। और आज आपके सामने सबके तो क्या आपने जब अपनी ये यात्रा शुरू की थी, तो आपको लग रहा था कि मैं यहाँ पर जाके रुकूंगा या अभी और चलना है आपको? नहीं, अभी तो हम लोगों को निरंतर चलते रहना और पार्टी का जो आदेश होगा हम वही करेंगे। जी। हम लोग स्वयंसेवक लोग हैं और हमारा काम है सेवा करना। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मतलब ही है कि वो सेवा करना। बिल्कुल, सेवा कार्य। हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं सब देशभक्त और बड़े बड़े समाज सेवी ही हुए हैं। तो हम लोग भी उन्हीं के पीछे पीछे देख के उनके राह पे चल रहे हैं। तो इस समय जैसे मैं बताया था सबसे पहले कि संभाग में देखा जाए अभी तक का जितना भी कार्यकाल और लोगों का रहा है, सबसे युवा चेहरा आप हैं। तो इसके पीछे कोई कारण था या कि? नहीं, पार्टी का तो हमेशा से यही उम्र रहा है जी। जिला अध्यक्ष का कोई बहुत युवा मैं नहीं हूँ। अनुपम भैया भी बने जी। और आपके चुन्ना भैया भी जब बने थे, तो चुन्ना भैया भी मेरे ख्याल से 46-47 साल के ही थे। और इसके पहले भी बाकी लोग जो देख रहे हैं वो युवा इसलिए मान रहे हैं कि आप उतने लगते नहीं हैं। अब देखिए, कुछ तो शारीरिक बनावट कह लीजिए या युवाओं का प्यार कह लीजिए। मुझे हमसे मेरे से अगर छोटा अगर 18 साल का युवा भी है जी। और कोई अगर मान लीजिए 60 साल का भी अपने आप को युवा मानता है, तो हम सब मित्र हैं। तो छात्र जीवन का कोई ऐसा कोई संस्मरण याद हो जिसमें लग रहा हो कि ये अच्छा था मेरे उस कार्यकाल का?
कॉलेज लाइफ का या उस अभी बीच नहीं, का? कॉलेज लाइफ में हम लोगों ने बहुत कुछ किया, जैसे पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी की मूर्ति, ये पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी ने हमें इस कॉलेज का नाम जो शहडोल जिले को और सब कुछ दिया उन्होंने, तो उनका मूर्ति हम लोगों ने लगवाया उस कॉलेज में। फिर एक छात्र संघ का एक भवन बनवाया हम लोगों ने अपने खर्चे पे। जी जी, मतलब कोई भी कॉलेज से नहीं, कॉलेज में अपने खर्चे पे हम लोगों ने उस छात्र संघ भवन। कभी ये नहीं लगा कि आपको कि वो शंभुनाथ शुक्ल तो कांग्रेसी थे? कांग्रेसी से मतलब नहीं, देखिए भाजपा को कांग्रेसी से कोई मतलब नहीं होता। हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे जिले के लिए जो अच्छा करेगा भाजपा उसके लिए हमेशा खड़ी है। बहुत। आपका जो जीवन काल अभी तक का रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्तित्व जो सभी लोग के लिए प्रेरणा स्रोत रहते हैं, आपका कोई ऐसे आइकन व्यक्ति या कोई पहले वाला या अभी वाला है ना? हमारे बहुत सारे आइकॉन हैं, हम लोग संघ से जुड़े हुए हैं। हमारे परम पूज्य जी हैं डॉक्टर हिडगवार जी, जी जी, फिर परम पूज्य जी गुरु जी हैं। इन सब के हम लोग आज तक जो भी हम लोग करते आए हैं और आगे भी जो हम करेंगे, इन्हीं लोगों के राह पे दिखाना। और भारत ही हमारे लिए सब कुछ है, और हम भारत माता की जय हर कार्यक्रम में बोलते हैं, और हमारा नारा ही होता है अंतिम हो चाहे पहला हो, स्टार्ट भी हम भारतीय जनता जो भारत माता की जय का नारा है, मतलब कि आप भारत देश का जो प्रेम है आपके मन में, वो सर्वोपरि है, सबसे पहला जी। हमारे लिए देश प्रथम है, फिर उसके बाद पार्टी है, फिर हम हैं। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे आपके शौक हैं जो आप ज़्यादा, जैसे खेलना या इस तरह की कोई हॉबीज़ हैं आपकी जिन पर आप ज़्यादा? देखिए खेल का तो स्कूल लाइफ में हम लोग खेलते थे, मैं एथलीट्स में था, दौड़ता था, 100 मीटर रिले रे, इन सब में था जी। अब मगर वो बहुत दिन हो गए छूटे हुए, जब से कॉलेज छूट गया। तो पर मैंने कई बार देखा आप स्टेडियम वगैरह में जाते हैं। मैं जाता हूँ अभी भी, मेरे मतलब खेल के प्रति ये है कि जहाँ भी लड़के खेलते हैं या बुलाते हैं तो मैं वहाँ जरूर मिलता हूँ। तो दर्शकों देख रहे हैं जिस तरह से कमल प्रताप सिंह आपके सामने रूबरू हुए हैं, बहुत सारी बातें इनके साथ और भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और युवा चेहरा कमल प्रताप सिंह जी से। कमल प्रताप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे पार्षद होता है, एक कोई बड़ा पद होता है, तो उसको उसके बारे में जनता के मन में एक धारणा होती है, पार्षद हमारे वार्ड के लिए ये करेगा, ये व्यक्ति है ये करेगा, PhD वाला है, PhE वाला है तो ये करेगा। पर भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होना कितनी बड़ी बात है, और मतलब जनता को उससे कैसे कोरिलेट करना चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होना हमारे लिए गर्व की बात है जी। और भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने का मतलब है कि मैं संगठन का काम करता हूँ। हमारे विधायक हो सकते हैं, हमारे पार्षद हो सकते हैं, हमारे नगरपालिका अध्यक्ष हो सकती हैं, हम मगर हमारे लिए हमारा संगठन सर्वोपरि है। हमारे मंडल अध्यक्ष होते हैं 15, फिर उसके बाद हमारी जिला कार्यकारिणी टीम होती है, उसमें हमारे 20 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 21 लोग होते हैं। ये संगठनात्मक है। जो भी हमारे पार्टी का काम करने का एक पद्धति है कि जिलाध्यक्ष के थ्रू ये सब काम नहीं, मतलब मेरा ये भी पूछना है कि आखिर आपका दायित्व क्या होता है? जैसे आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया, हमारा दायित्व ये है कि समाज का सेवा करना जी। हमारे पार्टी से जो भी आदेश आया, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हमको आदेश किया, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमको आदेश किया, वो हमें निचले स्तर तक, ग्राम स्तर तक, हमारे बूथ स्तर तक पहुंचाना। हमारे बूथ स्तर तक कार्यकारिणी बनी हुई है, और वहाँ तक उस कार्यक्रम को पहुँचाना जिलाध्यक्ष का काम है। और हमारा काम मतलब इलेक्टेड बॉडी जैसा नहीं, हमारा काम है समाज सेवा और जनता तक हमारी पार्टी क्या कर रही है उसको पहुंचाना। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कल हमारा 7वां वर्ष का द्वितीय कार्यकाल दूसरा वर्ष था, तो कल 30 तारीख को हम लोग महासेवा अभियान चलाए। उस महासेवा अभियान में हम लोग ग्राम स्तर तक गए, गरीबों को अनाज देना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, वृक्षारोपण करना, स्वच्छता करना, बहुत सारे काम किए। और हमारे मोदी जी का 7 वर्ष और 7 उनके प्रमुख काम, जैसे राम मंदिर, 370, 3 तलाक, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत सारी योजनाएं, 7 योजनाएं जो प्रमुख योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, जो इतिहास में रचा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
आज तक ऐसे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुए होंगे जो अटल जी हों या हमारे मोदी जी हों जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना का नाम दिया। कभी भी उन्होंने ये नहीं दिया कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का कोई नाम दे दिया जाए, या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अन्य पार्टियां बहुत सारे नाम दी। क्योंकि अगला प्रधानमंत्री मान लीजिए चेंज होता है तो भी प्रधानमंत्री तो देश का प्रमुख है ना, वो प्रमुख है। तो उसमें हमारे सोच है कि देश का पहला होता है, प्रधानमंत्री देश का प्रथम व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम नहीं है। ये जो आप जिलाध्यक्ष हैं तो जिलाध्यक्ष को ऐसा मान सकते हैं क्या कि वो एक सीधे तौर पर लाभ का पद है, यानी आपको उससे अर्निंग हो रही है जिलाध्यक्ष होने के बाद? देखिए, लाभ का पद आप कैसे चाहते हैं? लाभ मतलब क्या? धन का लाभ या हमारा सम्मान का लाभ? धन का लाभ की बात कर रहा हूँ। जो पब्लिक सोचती है कि अरे जिलाध्यक्ष बनेंगे तो हमको ये मिलेगा। नहीं, ये हम लोगों के पार्टी में सिखाया भी नहीं गया। हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की ये पार्टी है। 1991 में जब दीनदयाल जी बने, कांग्रेस छोड़ के वो और अपना मंत्री पद छोड़ के आए और देशभक्ति के लिए उन्होंने नारा दिया कि हमारे देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 निशान नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। और उन्होंने अपने जीवन बलिदान दिया। तो हम लोग नारा लगाते हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और पूरा का पूरा हमारा है। तो इसके लिए देखिए क्या है कि हमारी तो वो पार्टी है। फिर पंडित दीनदयाल जी का भी नारा हमारा है कि अंतिम छोर का व्यक्ति, उस गरीब व्यक्ति तक जाना जिसको आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। उन्होंने बोला है कि भाई अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास होना बहुत जरूरी है, तब जाके देश का विकास होता है। वहीं से तो शुरुआत हो रही है हमारी। तो उन्होंने बिल्कुल भी वो किया और आज प्रधानमंत्री जी ने अंतिम छोर के व्यक्ति को आवास दे दिया, शौचालय दे दिया, हर सम्मान दिया। बिल्कुल। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर तक, निचले स्तर के व्यक्ति का विकास कराने के लिए हर एक स्तर का काम कर रहे हैं वो। अभी एक पहले नारा बना हुआ था सबका साथ सबका विकास, उसमें एक और जोड़ा गया सबका विश्वास। इसका क्या कारण रह गया? सबका विश्वास का कारण देखिए ये है कि आप भी देखे होंगे, अब इसी कोरोना काल को अगर ले लीजिए तो हम मानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको हर जगह दिखता होगा। चाहे बंगाल में हमारी सरकार हो चाहे ना हो, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा कार्य में दिखता होगा। मगर अन्य पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व कहाँ है? आप बता दीजिए कि आप मीडिया चैनल के हमारे और देश के वो आँख हैं जो हर चीज दिखाते हैं और हर आईना सामने अच्छा खराब जितना भी है। तो आप बता दीजिए कि आपने कहीं भी अन्य पार्टियों के शीर्ष लीडरों को देखा हो, त्रिमूर्ति कांग्रेस के अगर दिखे हों, या आपके कोई समाजवादी पार्टी का कोई लीडर दिखा हो, या कोई बीएसपी का दिखा हो, या ममता बनर्जी की ही पार्टी के कुछ लोग दिखे हों? नहीं दिखे। मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में भी दिखता है और 200 से ऊपर लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का हत्या होता है, फिर भी वो सेवा कार्य करता रहता है। चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, चाहे वो कोरोना से पीड़ित हो, चाहे वो अन्य अब हम लोग लगे हुए हैं कि वैक्सीनेशन कराओ। वैक्सीनेशन कराने से ठीक है, हम लगा लिए, हमारा परिवार लगा लिया, तो हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक हमारा वो गांव का भाई, हमारा अंतिम छोर बैठा जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति, हर जाति का मेरा भाई जो है, वो जब तक नहीं लगा लेगा तब तक हम लोग शांति से बैठ। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में 133 करोड़ जनता है और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी जनता का वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी दुनिया में, भारत एक दूसरे नंबर पर है, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है वो भारत में सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा चल रहा है। तो वही तो मैं बोल और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है। एक ये बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार कोरोना लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने तो आए, सबके सामने आए, मीडिया पर आए, चैनल पे आए और उन्होंने दूरदर्शन के माध्यम से कहा कि आज हम सम्मान करते हैं कोरोना योद्धाओं का, तो उनके लिए ताली बजाया जाए, शंख बजाया जाए, फिर दिए जलाए गए, क्योंकि हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे। फिर अचानक थोड़ा सा ये लापरवाही हुई लोगों की, फिर कोरोना बढ़ा और इस बार प्रधानमंत्री से फिर लोगों ने उम्मीद की कि उसी तरह वो फिर से मीडिया पर आएँ, दूरदर्शन पर आएँ और हमें फिर से कुछ आदेश दें। लोग तैयार बैठे थे, पर इस बार वो नहीं आए। लेकिन हाँ, चैनल पे आए और उन्होंने अपनी बातें कही, पर लोगों को पता नहीं क्यों ये उम्मीद थी कि इस बार फिर हमें कोई आदेश मिलेगा और हम वो काम करेंगे। तो ये बात आपको खली की नहीं? ऐसा कहना
देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए गलत होगा, इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ सर्वप्रथम उसको देश है, बिल्कुल ये बात तो है, और भारत के लिए जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हो, तो उसके लिए ये कहना गलत है। और जहाँ तक ये द्वितीय कार्यकाल कोविड का जो चल रहा है, इसमें क्या है कि हमारी आपकी थोड़े से जनता की तरफ से और कहेंगे उत्साहपूर्ण तरीके से लापरवाही हो गई। बिल्कुल, थोड़ी देखिए, प्रथम चरण में हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी थे या कर्मचारी थे या नौकरी पे आदमी थे, जो फ्रंट लाइन में आके योद्धाओं की तरह से लड़ते हैं, हमारे पुलिस वाले, हमारे भाई जो फौज के हैं, जो अन्य हैं, जैसे आप हमारे जिले के ही देख लीजिए, पुलिस प्रशासन पूरे जिले में लगी हुई है, हमारे शहर की प्रशासन कितनी लगी हुई है। आपने देखा होगा कि पहली बार तो मैंने देखा कि ऐसा कोई कलेक्टर जो कोविड काल में पीपी किट पहन के हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में घुस जाए, लोगों के हालचाल ले रहा है, पूछ रहा है, एसडीएम वगैरह सभी लगे हुए हैं। तो इनको पहले शासकीय कर्मचारियों को पूरे भारतवर्ष में वैक्सीनेट किया गया। क्यों? फ्रंट लाइन में तो यही होते हैं ना। फिर सेकंड फ्रंट लाइन में हमारा हुआ कि भाई बुजुर्गों को सुरक्षित करो, 45 से। ये चीज तो बहुत अच्छी हुई तो देखिए, ये तो वो आए, मोदी जी ही ने आए ना, कि ऐसा तो है नहीं कि किसी और ने ये प्लान लाया, देश के प्रधानमंत्री जी ने ये प्लान लाया कि भाई इस स्टेप पे चलो। और जब देखा कि ये बढ़ गया है, देखिए अन्य देशों का भी मदद उन्होंने किया, बहुत मदद की है, और वैक्सीन भेज रहे हैं। भारत का मस्तक जो है आज पूरे देश में, हम वो अब भारत नहीं रह गए हैं आज से 10 साल पहले वाले, कि पाकिस्तान धमकी देता था कि हम कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। आज पाकिस्तान बचाने पे लगा हुआ, हम चाइना को आंख दिखाते हैं सब। तो हम आज विकसित देशों में गिनती है, और बहुत गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रपति को अमेरिका और अन्य देशों के राष्ट्रपति बुलाते हैं कि भैया आके हमको भी मोटिवेट करो कि तुम्हारे आने से पब्लिक हमको जिता सकती है। बिल्कुल, तो हम उस बहुत बड़ा चेहरा है, ये बात प्रधानमंत्री तो है। मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, तो जैसे आपने बताया कि कई 7 अपने मुद्दे लेकर पब्लिक के बीच में, कैसा रिस्पांस मिला आपको जब आप कार्यकर्ता जाते हैं? तो मैं कहूँगा कि इस हाथ दे इस हाथ को भी ना पता चले। हाँ भाई, एक कहावत है, सहयोग जो करना है, सहयोग। तो हमारी पार्टी का काम है सिर्फ सहयोग करना, और हम लोग राष्ट्रभक्त पार्टी के लोग हैं। हमारे जो मार्गदर्शक हैं पार्टी के हैं, चाहे हमारे मातृ संगठन के हों, जिनके विचारधाराएं से हमसे जुड़ते हैं, उनकी भी हम जो वाक्य है ना, वो सिर्फ देश के लिए ही होता है, किसी चीज़ का अन्य का सोच नहीं है। और आज अगर हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं और 17 से 18 करोड़ लोगों के हम कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं, और हम लोग सभी कार्यकर्ता उसमें हैं, तो हमको तो गर्व है। और कार्यकर्ता बेस्ड हमारी पार्टी। कमल प्रताप को कौन जानता था कि जिलाध्यक्ष बनेंगे? कमल प्रताप के माता पिता भी नहीं जानते होंगे, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के नाते। बहुत अच्छे। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ताउम्र, और जब तक मैं जीवित हूँ तो मैं उसका कार्यकर्ता रहूँगा। बहुत अच्छी बात है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और फिर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, साथ में कुछ विपक्षी पार्टियों की बातें कमल प्रताप सिंह जी से। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आइए फिर से हम बात कर रहे हैं कमल प्रताप सिंह जी से, जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक समय ऐसा आया था कि आपके पास लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे बहुत सारे चेहरे थे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने एक मतलब ऐसे समझ लें एक तूफान ला दिया देश में हर तरीके से, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे सांस्कृतिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो। क्या जो हमारे युवा आपको देख रहे हैं, आप भी उनसे प्रेरित हैं? तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। क्या आप प्रेरणा देंगे कि राजनीति में भी पेरेंट्स को डालना चाहिए, क्योंकि देश प्रेम तो इसमें भी है? अवश्य अवश्य, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो अच्छा काम होगा। आज जैसे मोदी जी आए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जी जी,
वो भी एक तरीके से युवा हैं और युवाओं के हृदय सम्राट हैं हमारे प्रदेश के। जी जेपी नड्डा जी, युवा अवस्था से वो भाजपा के काम करते करते ABVP, युवा मोर्चा, फिर उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, फिर कैबिनेट मंत्री और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं वो ABVP के संगठन राजनीतिक छात्र जीवन से अपना जीवन और सामाजिक मतलब एक प्रचारक के रूप में उन्होंने कम से कम 20 साल काम किया होगा और बाकायदे उन्होंने आज ऐसा कोई जिला ना होगा जहाँ पे उनके 10,000 20,000 लोग जानने वाले ना, और बाकायदे वो फेस टू फेस जानते हैं ये व्यक्ति है और वो जानता है कि ये भाई साहब। तो क्या है कि ऐसे व्यक्तित्व को खड़ा करना भाजपा का हमेशा से काम रहा। अब मोदी जी हम लोग के लिए नए नहीं है। हाँ, वो तो मोदी जी का आपने गुजरात के पहले भी आपने देखा होगा, भाषण दिया था कि इस लाल चौक पे मैं आके फिर से झंडा फहराऊंगा, और उन्होंने आज किया। ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं, प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं संगठन के, और फिर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आज देश के प्रधानमंत्री हैं भाजपा में। तो क्रम बनता रहता है। ऐसा क्या कारण है कि इतना काम किया प्रधानमंत्री ने? मैं मतलब उनकी तारीफ करूं या फिर ऐसा समझिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, पर दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतना काम करने के बाद, जो कि मतलब अयोध्या जन्मभूमि, राम जन्मभूमि जो एक कब से अटका हुआ था, मतलब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से अटका हुआ था वो। उसके बाद 370 धारा, जहाँ ये सब चीज़ें 35 भी हो गया, 3 तलाक बिल हो गया, ऐसे बड़े बड़े काम इन्होंने किए। उसके बाद भी अभी उनकी जो छवि है वो हम लोग तो मान रहे हैं कि हाँ ठीक है बढ़िया है, पर कहीं कुछ कोने में कुछ बाकी है कुछ लोगों के लिए। देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियों का हो सकता है जिनके रोजगार बंद हो राजनीतिक पारिवारिक राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको लगता है कि अब आने वाली हमारी पीढ़ी नेतागिरी कैसे करेगी। तो आप सभी पार्टियों को उठा लें, हम लोग पारिवारिक पार्टी के लोग नहीं, एक बार हम लोग सामाजिक लोग हैं जी। हम समाज से बंधे हुए हैं, और हम एक ऐसे पार्टी के, मैंने बताया था ना आपको कि हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं। हमारे को कमल प्रताप सिंह का लड़का ही अध्यक्ष बने के संभव नहीं। मोदी जी के कोई है नहीं, और वैसे भी होते भी तो अटल जी के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कोई वो नहीं आया, श्यामा प्रसाद जी के नहीं आया, फिर उसके बाद दीनदयाल जी का नहीं है। वंशवाद हमारे पास नहीं है। नहीं तो हम भारत में तो सभी पार्टियां हैं, किसी का भी आप नाम बता दें जिसमें वंशवाद ना हो। आप ऐसा कोई पार्टी बता सकते हैं? देखिए, हमसे ज़्यादा आप जानकार हैं और बुद्धिजीवी भी हैं, मीडिया के आप वो अंग हैं जो डेली खबर मिलता है और सबसे आप रूबरू रहते हैं। तो ऐसा कोई पार्टी बताएंगे जो भारत में भाजपा के अलावा पारिवारिक पार्टी ना हो? ये बात तो सही है कि परिवारवाद कई लगभग सभी पार्टियों में जन्म ले रहा है। तो फिर मोदी जी का विरोध होना तो संभव है ना भाई। अगर लग रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के रोजगार और धंधे बंद हो जाएंगे, और जो सो कॉल्ड पुत्र हैं, जो उत्तराधिकारी अपने आप को मान रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां, पर वो लोग इस बात से भी खुश हैं कि मोदी जी ने एक समय एक इंटरव्यू में कहा था कि अब हम युवा चेहरों को ज़्यादा मौका देंगे, 75 साल या 70 साल लोगों को। अब जैसे मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि हम रेस्ट कराएंगे, पर उन्होंने कहा युवा चेहरों को ज़्यादा चेहरे सामने लाएंगे। तो शायद वो लोग इसलिए खुश हैं जो दूसरी पार्टियां हैं कि अब मोदी शायद फिर दोबारा ना आए, क्योंकि अब बूढ़े हो जाएंगे। देखिए, युवा चेहरा देने का लक्ष्य जो है पार्टी हमेशा कर रही है ना। आज जेपी नड्डा जी हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र कितनी होगी? बिल्कुल सही, 52-53 साल, या मान लीजिए 54 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाना 54 साल 52 साल में। अमित शाह जी कितने उम्र के रहे होंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री जी की उम्र उस समय क्या रही होगी? बिल्कुल, जब वो शुरू किए तब तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी। और ये बात भी सही है कि ऐसे लोग जो उम्र दराज लोग हैं, इनका एक्सपीरियंस भी तो काम आता है आने वाले। अच्छा, ये बताइए, किसी एक परिवार में पिता चाहता है कि मेरा 21 साल का पुत्र IAS हो जाए, मेरा 24 साल का बच्चा हुआ, 22 साल का बच्चा हुआ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हो जाए, तो पार्टी की सोच क्यों नहीं भाई कि हमारा 40 साल 35 साल का युवा चेहरा हमारा राष्ट्रीय स्तर का काम करे, अच्छा काम करे? उसमें कोई बुराई तो नहीं है। जब माँ बाप की इच्छा हो सकती है, समाज की इच्छा हो सकती है, सबकी इच्छा हो सकती है कि हमारा
आने वाली पीढ़ी जो है वो थोड़ा आगे आ जाए। पर इससे बाकी लोग तो खुश हो रहे हैं ना। देखिए, बाकी पार्टियों की खुशी होने की कारण नहीं है। बाकी पार्टियों में तो ये है कि हमारा पुत्र आगे आ गया, अब उसको कब्जा करने का और लूटने का मौका दे दो। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारी पार्टियां भाजपा से जुड़ी हुई भी हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ हमारी ऐसी सहयोगी पार्टियां थीं कभी जिनको हम अपने विचारधारा जैसा मानते थे, मगर आज वो भी वंशवाद में डूब गए। हाँ, लगभग ऐसा हो गया है और माना जा सकता है। वो वंशवाद में डूब के और अपनी छवि को खराब किया, तो हमने बाकायदे अलग किया उनको। हमारी राजनीति की अगर महत्वाकांक्षा रहती कि नहीं हमें चुनाव ही लड़ना और जीतना है, तो उन पार्टियों को भी हम पकड़ के रखते कि नहीं नहीं भाई तुम पकड़ के चलो। और हमने तो देखिए सब विकास का काम किया है और हमारा आज से नारा नहीं था। हम जो नारा 1951 में दिए, हमारा समय आते आते हमको पूर्ण करने का समय आया तो हम सब पूर्ण कर रहे हैं। हम लोग कोई नया नारा नहीं लेके आए कि झूठी अफवाहें लोगों से हम नहीं देते। हमारा नारा था कि हमारा दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं चलेगा। हमने नहीं दिया, हमने सब कुछ किया बाकायदे। उसको एक संविधान लाया, एक निशान लाया और एक विधान भी वहां कर दिया। ये जो राम मंदिर का मुद्दा था उसको हमने राम मंदिर भी पूरा किया। 3 तलाक का भी मुद्दा था कि महिलाओं का हम सुरक्षा करेंगे, माताओं बहनों का हम सुरक्षा करेंगे। भाजपा इसके लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि हम किसी भी समाज की माताएं हों, किसी भी समाज की बहनें हों, हम उनके लिए करेंगे। भाई आज भाजपा कर रही है तो इसका विरोध दूसरी पार्टी कर रही है कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए। तो क्यों भाई, वो हमारी माताएं बहनें और सुरक्षा तो महिलाएं नहीं है और उनको सुरक्षा देना बहुत बड़ी भाई। हिंदू समाज में भी सती प्रथा खत्म हुआ, बाल विवाह खत्म हुआ, किसी ने नहीं विरोध किया। प्रथा जितनी भी होंगी उनको खत्म। हाँ, भाजपा का ये प्रण है कि जितने भी गलत प्रथाएं होंगी सबको हम खत्म करेंगे। पर इन प्रथाओं को खत्म करते करते, जैसे कि मान ली 3 तलाक बिल है और कुछ आपने ये मुस्लिम शिक्षा जो उस पर भी बहुत जोर दिया। हालांकि आपने कहा है कि उर्दू शिक्षा होती रहेगी। अब तो ये आ गया नई शिक्षा नीति के लैंग्वेज पूरे सिखाए हम कहाँ बोल रहे हैं कि उर्दू गलत है। आज हिंदुस्तान के भाषा में मेरे ख्याल से 20% उर्दू का शब्द यूज होता है। हम उसको सम्मान से बोलते हैं, कहीं हम उसको तोड़ते थोड़ नहीं है। ये कभी नहीं कहा मगर कि इस वर्ड को हम ये कैसे कर सकते हैं कि 9 करोड़ बच्चे सिर्फ उर्दू पढ़े? हाँ। हमारे देश का विकास कैसे होगा भाई? वो साइंस भी पढ़े, वो मैथ्स भी पढ़े, वो इंग्लिश भी पढ़े, वो हिंदी भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, वो अदर सब्जेक्ट्स में भी ज्ञान नहीं हो, सिर्फ उर्दू पढ़ के हमारे देश का विकास कैसे करेगा वो? हम तो उन माँ बाप से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि भैया आप अपने बच्चे को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाओ, तब ना वो कुछ समझ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा क्या सिर्फ संस्कृत पढ़ रहा क्या? नहीं, उसके साथ विषय जुड़े हुए हैं। हाँ, और आपने हमने सब लोगों ने पढ़ा होगा बाकायदे संस्कृत के साथ, अन्य सब्जेक्ट के साथ। 5वीं से हमारे लिए संस्कृत है। मगर आप सिर्फ कहें कि हम सिर्फ एक ही उर्दू पढ़ाएंगे तो उर्दू से हमारा विकास नहीं होना है साहब। उर्दू एक भाषा है और आप भाषा, हम बोलते हैं ना कि और अरबी कंट्रीज क्यों नहीं अपने देश में सिर्फ उर्दू छोड़ रही? क्यों सभी देशें पढ़ाने पे लगी हैं ये बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज? तो करना पड़ेगा विज्ञान, मगर भारत को ही सिर्फ क्यों उर्दू? एक लास्ट क्वेश्चन की, जो हमारे युवा आपको देख रहे हैं, तो जैसे कि आप राजनीति में हैं, कहा जाता है कि राजनीति एक दलदल है, ये भाषा यूज़ की जाती है, पर मेरा मानना है कि राजनीति एक समाज का अंग है। और अगर जो लोग युवा देख रहे हैं आपको, अगर वो चाहते हैं कि राजनीति में आए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, राजनीति लोगों के लिए दलदल हो सकता है, मगर हमारे लिए तो हमारी कर्मस्थली है। और आज मैं अगर यहाँ पे हूँ तो राजनीति के दम पे हूँ। लोग ठीक है अलग अलग विधाओं में जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। वैसे मैं एक नेता हूँ, कोई विधायक सांसद हो गया, मैं अपने पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। और नेतागिरी कोई गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। व्यक्ति और लोगों को बनाने से भाई साहब, मतलब 1947 से लेके कांग्रेस राज की, और आज हम केंद्र में 2014 से बैठे तो कांग्रेस गायब हो गई। आज सीपीएम जैसी पार्टियां और कांग्रेस जैसी पार्टियां बंगाल से गायब हो गई।
और हमारा उदय हो गया और हम आज 1 सीट से 70 सीट पे चले गए। बहुत बड़ी बात है। तो हमें जनता का प्यार मिल रहा ना। हम आज आसाम में नहीं थे, मणिपुर में नहीं थे, जितने भी हमारे केंद्र शासित राज्य थे हम नहीं थे, आज हम वहाँ हैं। हमें जनता ने बुलाया ना, हमने काम किया साहब। हमने आज आप गांव में जाके देखिए 100 प्रधानमंत्री आवास हैं। कहीं आपको दिखता क्या कि पहले के नामों के प्रधानमंत्रियों के नामों के आवास थे? कोई आपको दिखे हो तो मुझे करवा दीजिए। मैं उस क्या कहते इतिहास भवन के सामने मैं एक चित्र खिंचाना चाहता हूँ। जैसे हमारे बड़े बड़े राजस्थान में भवन खड़े हैं, किले खड़े हैं, राजाओं के महले खड़े हैं, मैं उस भवन के सामने भी फोटो खिंचा के टांगना चाहता हूँ कि वो भी खड़ा है कि नहीं खड़ा, या कोई हमारा आदिवासी भाई उसमें रह रहा है या नहीं रह रहा है, उसका लाभ उसको मिला कि नहीं। वो आज हमने डायरेक्ट उसके खाते में पैसा डाला कि तुम बनाओ। जब अपना घर कोई बनाता है ना साहब, बहुत अंदर से खुशी होती है कि अपने घर को कैसे आदमी बनाता है और रात दिन मेहनत करके बनाता है। और कोई ठेकेदार बना के चला जाता है साहब, वो भावना घर नहीं, और वो घर खंडहर हो चुके हैं, गिर चुके हैं। ये आपने भी देखा होगा, और 20 साल में ही सब गिर गुरा के खत्म हो गए। अब जो बचे हैं वो उन पर ध्यान देना जरूरी है। महिलाओं को, हमारी माताओं का, बहनों का, हमें बाहर जाने सोच के लिए, या कोई हमारी बहनें हैं या हमारी माताएं हैं या हमारी भाभी हो, चाची हो, क्या उनके बाहर जाने पे हमको अफसोस नहीं लगता? हमें शर्म नहीं आएगा? क्या उस देश के देशभक्त को आप बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं कि एक प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि नहीं, हम भारत के एक भी माताओं को हम बाहर सोच के लिए नहीं जाने देंगे? इससे बड़ा कौन सोच सकता है कि हम एक भी माताओं को चूल्हा नहीं फूकने देंगे? धुएं के आग से और टीबी जैसी बीमारियों को झेलते झेलते वो हो गए, उनको उज्ज्वला योजना से जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है साहब। इस दिल को और अपने आप को बहुत कड़ा करके बहुत कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। लोग खुश होते हैं, अन्य पार्टियां खुश होती हैं, नहीं होती हैं, बोले जनता खुश होनी चाहिए, जिनके लिए सुख जनता के पास होना चाहिए। अंतिम छोर का व्यक्ति खुश हो जाएगा, उस दिन भाजपा का पूर्णतः काम हो जाएगा कि हाँ, भारत का एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है। 1 रुपए किलो अनाज हम साथ देते हैं, अन्य पार्टियां टीवी देने लगती हैं, फ्रिज देने लगती हैं। ये जीतने का फंडा है साहब। पेट भरना, पेट भरा रहेगा गरीब का, 1 रुपए किलो अनाज पाएगा तो अपने बच्चे को मजदूरी करके पढ़ाएगा। और उस पढ़ाई के लिए भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करा दिया। पैसा पूरा खाते में जा रहा है और सब कुछ मिल रहा है। पहले साइकिल, आप स्कूलों के स्तर देख लीजिए, आज मॉडल स्कूल बन रहे हैं, बड़े बड़े एकलव्य स्कूल बन रहे हैं, कन्या परिसर बन रहे हैं। आपने कभी सोचा था क्या कि इस टाइप के भी भवन आएंगे? हम 2 कमरे के स्कूल बना के हम बोलते हैं कि हम शिक्षा का स्तर बढ़ा दिए, अलग बात हो जाती है। आप डीपीएस जैसे स्कूलों के लिए पूरे मेंबर्स बड़े बड़े अलग अलग पार्टियों के रह सकते हैं। हम तो साहब शिक्षा के हैं, हिंदू हैं, और हिंदी के लिए हम मरते हैं। हमारा सरस्वती स्कूल चलता है कि हम एक भी अन्य वो नहीं करेंगे, और हिंदी में ही सभी विषय को पढ़ाते हैं। वो तो है कि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमारा भी भाषा हिंदी है, अंग्रेजी भी भाषा है, उर्दू भी भाषा है, तो हम अपनी मातृभाषा क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल, जिससे हमारी पहचान। आज लोग कोरोना में साहब मर रहे हैं तो हिंदू पद्धति को सब याद कर रहे हैं ना, कि लोम विलोम करिए, योगा करिए, काढ़ा पीजिए, हल्दी खाइए, तुलसी खाइए, और इन सब बरगद लगाइए, पीपल लगाइए, नीम लगाइए। अब पहले के घरों में, हिंदुओं घर के सामने बाकायदे बरगद का पेड़ और नीम का पेड़ रहता था। सबसे पहले उसी के दर्शन होते थे, उसी दर्शन निकलते थे। और बाकायदे हम तो साहब पेड़ के नीचे खाने वाले, साल में एक त्यौहार मनाते थे कि आंवला के वृक्ष के नीचे चल के खाना खाओ। वो तो आज भी, केला को पूजा करो, बरगद को पानी डालो, पीपल को पानी डालो। हम तो सबको देवता मान के चले हैं, और आप हमें बोलते हैं कि भाई नहीं। बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमल प्रताप सिंह जी। और मैं आपको युवाओं को बता दूं कि राजनीति सच में दलदल नहीं है। अगर आप अपनी जिद करें, आप अपना खुद का आइकन बनाएं और ऐसे लोगों को पढ़िए। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, ठीक है नरेंद्र मोदी को आप मत पढ़िए, पर कम से कम ऐसे लोगों को ज़रूर पढ़िए जिन्होंने देश में बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश प्रेम की भावना सीखिए और इनकी कही बातों को जहाँ जहाँ आपको लगे उस पथ पर चलना शुरू करिए।
आप भी अंतिम छोर से ऊपर की ओर आएंगे। कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी अंतिम छोर का व्यक्ति नहीं, वो भी वही है। यानी मैं ऐसा कहूँ कि अंतिम छोर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और सबसे ऊपर का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यानी एक आइकन की बात कर रहा हूँ तो कोई गलत नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमल प्रताप। जय श्री राम, सभी को नमस्कार। और मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे साथ बने रहिए चाय पे चर्चा पे। नई शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम में, जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे सोमवार, बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।